हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिर्जापुर के सीजन 1 को और सीजन 2 को, वो भी बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से, क्योंकि मिर्जापुर का सीजन 3 5 तारीख को आने वाला है। तो सीजन 3 देखने से पहले आपको याद होना चाहिए कि सीजन 1 में और सीजन 2 में क्या हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीजन 1 की शुरुआत में हमें मुन्ना भैया को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है, क्योंकि मुन्ना भैया बनना चाहते हैं किंग ऑफ मिर्जापुर और इस टाइम पे किंग ऑफ मिर्जापुर है उनके पापा यानी कि कालीन भैया। वैसे कालीन भैया का असली नाम अखंडानंद त्रिपाठी है, पर क्योंकि उनका कालीन का बहुत ही बड़ा बिजनेस है इसलिए सब लोग उन्हें कालीन भैया कहते हैं। पर उनका कालीन का बिजनेस सिर्फ दिखावे का बिजनेस है, क्योंकि कालीन के बिजनेस की आड़ में कालीन भैया ड्रग्स का और हथियारों का बिजनेस करते हैं, इसीलिए उन्हें किंग ऑफ मिर्जापुर कहा जाता है। कालीन भैया के पिता हैं सत्यानंद त्रिपाठी, जो कि उनसे पहले किंग ऑफ मिर्जापुर थे। फिर ये गद्दी कालीन भैया को मिली। कालीन भैया की बीवी है बीना, जो कि उनसे उम्र में काफी छोटी हैं। एक्चुअली वो उनकी दूसरी वाइफ है। वैसे बीना कालीन भैया से खुश नहीं होती, क्योंकि कालीन भैया उन्हें कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। वहीं कालीन भैया का राइट हैंड है मकबूल, जो कि उनका बहुत ही वफादार है। वैसे अब किंग ऑफ मिर्जापुर की कुर्सी कालीन भैया के बाद मुन्ना को मिलनी चाहिए, लेकिन कालीन भैया ऐसा नहीं मानते। वह अभी मुन्ना को इस लायक नहीं समझते और इसी बात को लेकर मुन्ना खुश नहीं होता। मुन्ना का जिगरी दोस्त है कंपाउंडर। एक दिन मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ एक शादी में घुस जाता है और वहाँ पर डांस करने लगता है। एक्साइटमेंट में वहाँ पर मुन्ना से गोली चल जाती है, जो कि सीधा जाकर लगती है दूल्हे को और उसकी उसी टाइम पे मौत हो जाती है। लेकिन मुन्ना भैया और उसके दोस्तों को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि मुन्ना का तो काम ही ये है लोगों से झगड़ा करना, मारपीट करना। अब दूल्हे के घर वाले मुन्ना के अगेंस्ट केस करने के लिए एक वकील के पास जाते हैं, जिसका नाम है रमाकांत पंडित, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा वकील नहीं था जो मुन्ना के खिलाफ केस ले सके, क्योंकि सब उनसे डरते थे। मगर रमाकांत पंडित बहुत ही उसूलों वाला इंसान है। वो चाहता है कि मिर्जापुर के सारे गुंडे लोग खत्म हो जाए, इसलिए वो उनका केस ले लेता है। वैसे अब मैं रमाकांत की फैमिली की बात करूँ तो उसकी एक बीवी है और 3 बच्चे हैं, बबलू, गुड्डू और डिम्पी। ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मुन्ना भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। बबलू पढ़ाई में काफी होशियार है और वो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता है। वहीं गुड्डू को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, वह तो सिर्फ बॉडी बिल्डर बनना चाहता है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मिस्टर पूर्वांचल जीत के फेमस होना चाहता है। गुड्डू मुन्ना भैया का बहुत बड़ा फैन है और वो भी मुन्ना जैसा बनना चाहता है। वैसे जब मुन्ना भैया के दूल्हे को गोली मारने वाली हरकत कालीन भैया को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होते हैं। वो मुन्ना को कहते हैं कि अपना ये मसला अब तुम खुद ही सुलझाओगे। मुन्ना भी खुद से इस बात को सुलझाने के लिए अपने कुछ बंदे और गन लेकर निकल जाता है रमाकांत पंडित के घर। वो उसे डरा धमका के ये केस बंद करने के लिए कहता है, मगर रमाकांत पंडित मुन्ना से डरने वाला नहीं था। तभी यहाँ गुड्डू और बबलू भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मुन्ना भैया उसके पापा को डरा धमका रहा है, उसकी बहन के बारे में काफी गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो गुड्डू से ये देखा नहीं जाता और वो मुन्ना और उसके दोस्तों पे हाथ उठा देता है, उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है। जब कालीन भैया को ये बात पता चलती है तो वो मकबूल को वहाँ भेज के गुड्डू और बबलू को उनके पास बुलाते हैं। यहाँ मुन्ना को ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मुन्ना पे हाथ उठाया, कालीन भैया उनसे उसका बदला लेंगे। लेकिन कालीन भैया यहाँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। वह तो इन दोनों भाइयों का जिगरा देख के इन्हें अपने साथ काम करने को कहते हैं। बबलू और गुड्डू के पास भी ये ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कालीन भैया के लिए काम करेंगे तो सेफ रहेंगे, इसीलिए वह ये ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। ये देखकर मुन्ना बहुत ज्यादा नाराज होता है। कालीन भैया मुन्ना को समझाते हैं कि कल को जब तुम मिर्जापुर की गद्दी पर बैठोगे तो ये दोनों तुम्हारे अंडर काम करेंगे और यही तुम्हारा बदला होगा। पर मुन्ना कालीन भैया की ये बात नहीं समझता। खैर जब गुड्डू और बबलू दोनों कालीन भैया के साथ काम करने को राजी हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वह मुन्ना की हेल्प भी करेंगे। तो वो जाते हैं अपने पापा के पास और उन्हें ये केस बंद करने को कहते हैं। वह अपने पापा को यह भी समझाते हैं कि अगर उन्होंने ये केस लड़ा तो अगली बार शायद वो मुन्ना से इन्हें बचा नहीं पाए, लेकिन इनके पापा ऐसा करने से मना कर देते हैं। और जब इन्हें पता चलता है कि उसके ही बेटे अब कालीन भैया के लिए काम करेंगे तो ये उनसे बात करना भी बंद कर देते हैं। फिर ये लोग दूल्हे के घर जाते हैं और उन्हें डरा धमका के केस वापस करवा लेते हैं। गुड्डू और बबलू के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है स्वीटी, जो गुड्डू को काफी ज्यादा पसंद है और स्वीटी को भी गुड्डू पसंद है। लेकिन गुड्डू स्वीटी को देखते ही नर्वस हो जाता है, वो उससे बात तक नहीं कर पाता। अब दिक्कत यह है कि मुन्ना को भी स्वीटी काफी ज्यादा पसंद है, वो स्वीटी से प्यार करता है, पर स्वीटी को मुन्ना
बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्वीटी की सिस्टर है गोलू, जो कि इस कॉलेज में पढ़ती हैं। गोलू कॉलेज की टॉपर हैं और इन दोनों के पापा गुप्ता जी एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो कालीन भैया के लिए काम करते हैं। स्वीटी डिम्पी की अच्छी फ्रेंड है, इसलिए डिम्पी के थ्रू स्वीटी और गुड्डू में बातें होने लगती हैं। एक दिन मुन्ना स्वीटी को डेट पे जाने के लिए पूछता है, लेकिन स्वीटी उसे मना करते हुए कहती है कि वो तो आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही है। ये सुन मुन्ना काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि स्वीटी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। वहीं कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने इल्लीगल हथियार के काम के बारे में बताते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि हथियारों की सेल्स काफी कम हो गई हैं, अब तुम दोनों को अपनी बुद्धि और ताकत से इसे बढ़ाना है। फिर हम गुड्डू और स्वीटी को देखते हैं जो कि डेट पे गए हैं। इनके साथ बबलू और गोलू भी थे। इनकी भी यहाँ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में मुन्ना जब किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तब उस पे कोई हमला कर देता है। मुन्ना बच जाता है और हमला करने वाले को भी खत्म कर देता है। बाद में पता चलता है कि ये काम रतिशंकर शुक्ला का था। रतिशंकर शुक्ला जो कि जौनपुर का गैंगस्टर है और कालीन भैया का दुश्मन भी। ये किसी जमाने में कालीन भैया के साथ काम किया करता था, लेकिन कालीन भैया से दुश्मनी के बाद उसे मिर्जापुर से निकाल दिया गया और अब रतिशंकर वापस मिर्जापुर पे कब्जा करना चाहता है। यहाँ रतिशंकर का बेटा शरद उसे आइडिया देता है कि अगर कालीन भैया को मारना है तो उसका मिर्जापुर से बाहर निकलने का वेट करिए। हम कालीन भैया और मुन्ना को मिर्जापुर के अंदर जाकर नहीं मार सकते। रतिशंकर भी कुछ ऐसा ही करता है। जब कालीन भैया अपने रेशम के सप्लायर लाला से रेशम की सप्लाई बढ़ाने की बात करके वापस आ रहे होते हैं तो उनपे कुछ लोग हमला करते हैं। कालीन भैया कैसे भी बच निकलते हैं, साथ ही वो हमलावरों को भी पकड़ लेते हैं। पूछताछ करने पे पता चलता है कि ये गुंडे रतिशंकर शुक्ला के हैं। कालीन भैया ये सारी बात जाके बाबूजी को बताते हैं। इस पर बाबूजी बोलते हैं कि काश हमने रतिशंकर को उस दिन ही मार दिया होता। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रतिशंकर इन्हीं के लिए काम करता था, लेकिन एक दिन उसने बाबूजी को धोखा दे दिया, जिस वजह से बाबूजी की बैकबोन पे गोली लग गई और यही कारण है कि बाबूजी आज तक चल नहीं सकते। पर बाबूजी रतिशंकर के इस धोखे को भी माफ कर देते हैं और उसे जौनपुर देकर बोलते हैं कि अब तुम मिर्जापुर वापस कभी नहीं आओगे। मगर कालीन भैया रतिशंकर से काफी खफा थे। वो रतिशंकर के जाने से पहले उसकी चेस्ट पर एक कट लगा देते हैं, जिसका निशान आज भी रतिशंकर को उस वक्त की याद दिलाता है। अब हम बीना को देखते हैं जो कि अपने ही नौकर राजू के साथ इंटीमेट हो रही हैं। राजू बीना को पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाता है, इसीलिए बीना को राजू के साथ काफी मजा आने लगता है। उधर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंसिपल गोलू को मुन्ना भैया के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा होने के लिए बोलता है, क्योंकि मुन्ना भैया हर बार अकेले ही इलेक्शन में खड़े होते हैं। डर की वजह से उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता और मुन्ना भैया इलेक्शन जीत जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल यहाँ गोलू को बोलता है कि तुम एक बहुत ही निडर लड़की हो, तुम्हें इलेक्शन में लड़ना चाहिए। गोलू भी बोलती हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगी। बबलू अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनाता है और कालीन भैया को बोलता है कि इन सबको एक जगह इकट्ठा करो। कालीन भैया ठीक ऐसा ही करते हैं और जिन डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक रतिशंकर से था, गुड्डू उन सबको मार देता है। साथ ही गुड्डू और स्वीटी का प्यार बढ़ता जा रहा था। गुड्डू स्वीटी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो क्या काम करता है, किसके लिए करता है, पर स्वीटी को इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब वेपन्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए गुड्डू और बबलू मिर्जापुर के तमाम गुंडों बदमाशों को बुलाते हैं और उन्हें फ्री में वेपन्स बांटते हैं, ताकि जब ये लोग हथियारों के आदी हो जाए तब इन्हें ज्यादा कीमत पे हथियार बेचे जा सके। और अगर ये गुंडे फ्री के दिए हुए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो शहर में क्राइम रेट बढ़ेगा और अगर क्राइम रेट बढ़ेगा तो बाकी लोग भी हथियार खरीदेंगे। वैसे गुड्डू और बबलू की माँ तो उनके साथ ही हैं, लेकिन रमाकांत पंडित और डिम्पी नहीं चाहते कि ये दोनों कालीन भैया के लिए काम करें। पर इन दोनों को अब ये काम करने में मजा आने लगा था, इसलिए वो कालीन भैया का साथ नहीं छोड़ना चाहते। और इन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए जो सोच के हथियार फ्री में बांटे थे, होता भी कुछ ऐसा ही है। मिर्जापुर में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और अब मिर्जापुर के आम लोग भी अपनी सेफ्टी के लिए हथियार खरीदने लगते हैं। इस वजह से कालीन भैया का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यह सब देखकर रमाकांत सरकार को एक लेटर लिखता है। तब मिर्जापुर में क्राइम रेट कम करने के लिए इंस्पेक्टर मौर्या का मिर्जापुर में ट्रांसफर किया जाता है। मौर्या की यहाँ ज्वाइनिंग होते ही उसे समझ आ जाता है कि मिर्जापुर की पुलिस क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। वहीं मकबूल रतिशंकर को उसके बेटे की तस्वीर दिखाकर बोलता है कि तुम मिर्जापुर से दूर ही रहो। इनडायरेक्टली वो उसे धमका रहा है कि अगर तुमने फिर से मिर्जापुर की ओर नजर भी उठाई तो तुम्हारे बेटे के साथ अच्छा नहीं होगा। अब आता है जेपी यादव जो कि यूपी के सीएम का छोटा भाई हैं। वो कालीन भैया और मुन्ना भैया एक ही पार्टी में होते हैं। एक्चुअली कालीन भैया इनकी पार्टी को इलेक्शन के लिए फंड प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये पॉलिटिशियन भी इनको अपना इलीगल काम आराम से करने दे। यहाँ पर कालीन भैया जेपी को खुश करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन सर पर होते हैं। इसी फंक्शन में एक डांसर को भी बुलाया गया था।
जेपी उसके साथ डांस करने लगता है, तभी मुन्ना भी बीच में आकर जेपी को साइड कर देता है, जो कि जेपी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मुन्ना को एक थप्पड़ मार देता है। इससे मुन्ना गुस्सा होकर जेपी के सर पे बंदूक तान देता है। यह देखकर कालीन भैया जेपी को कहते हैं कि तुम्हें मुन्ना को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो सबके सामने जेपी को सुना देते हैं और जेपी को इससे काफी ज्यादा इंसल्ट फील होती है। वह रतिशंकर को बोलता है कि अब तुम फंड्स का इंतजाम करो और फिर इसका भाई जब इलेक्शन जीतेगा तो मिर्जापुर तुम्हारे हवाले कर देगा। वहीं कालीन भैया गुड्डू और बबलू के काम से काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें कालीन के यानी कि कालीन की आड़ में जो अफीम का बिजनेस हो रहा है उसके अंदर भी शामिल कर देते हैं। ये देख मुन्ना काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो सोचता है कि कालीन भैया का सारा बिजनेस मुन्ना को संभालना चाहिए, लेकिन ये सब संभाल कौन रहे हैं? वो लोग जिसने मुन्ना पे हाथ उठाया। इसी फ्रस्ट्रेशन में मुन्ना अपने दोस्त कंपाउंडर के पास जाता है। कंपाउंडर उससे कहता है कि तुम्हारे किंग ऑफ मिर्जापुर बनने के रास्ते में कालीन भैया आ रहे हैं, अगर तुम कहो तो मैं कालीन भैया को रास्ते से हटा सकता हूँ। मुन्ना पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन फिर कहता है कि जब टाइम आएगा तब बताऊंगा। यहाँ गोलू कंफ्यूज है कि कॉलेज के इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े। इस पर बबलू उसे बोलता है कि उसे इलेक्शन जरूर लड़ने चाहिए, क्योंकि गोलू ही है जो मुन्ना की गुंडागर्दी को कॉलेज में रोक सकती हैं। आगे स्वीटी अपने पापा को गुड्डू से मिलवाती हैं। अब स्वीटी के पापा को तो ये पता है कि गुड्डू कालीन भैया का खास आदमी है, इसलिए वह रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। वहीं रमाकांत अपने बेटों की गुंडागर्दी से परेशान होकर उन्हें घर से निकाल देता है और ये दोनों कालीन की फैक्ट्री में ही रहने का सोचते हैं। गोलू भी इलेक्शन के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन करा लेती है। अब बबलू भी अफीम की सप्लाई को और बढ़ाने का सोचता है और वह अफीम की सप्लाई का टास्क ट्रांसजेंडर्स को देता है, क्योंकि पुलिस उन्हें चेक नहीं करती। ये ट्रांसजेंडर अब हर जगह अफीम की सप्लाई करते हैं। हथियारों की और अफीम की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ा देने की वजह से इन दोनों के पास भी काफी पैसा आ जाता है, जिससे ये लोग एक गाड़ी खरीदते हैं और उस पर लॉयंस ऑफ मिर्जापुर लिखवाते हैं। वहीं मौर्य अपनी टीम बनाता है मिर्जापुर में क्राइम रेट को खत्म करने के लिए और उसका पहला टारगेट है बबलू और गुड्डू। गोलू फिर इलेक्शन में खड़ी हो जाती हैं। जब मुन्ना भैया के बंदों को ये बात पता चलती है वह गोलू पे हमला कर देते हैं। तभी बबलू जाकर उसे बचाता है और उन गुंडों पर गन तान देता है। ये सब देख के गोलू बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वह बबलू से कहती हैं कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं इलेक्शन में भी इसलिए खड़ी हुई हूँ ताकि ये सब कॉलेज में बंद हो सके। जब मुन्ना भैया को ये बात पता चलती है कि बबलू ने उसके दोस्तों पर हाथ उठाया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा गुड्डू और बबलू के पास जाता है, उन्हें बोलता है कि मेरे बंदे गोलू के साथ कुछ भी करे उससे तुम्हें क्या। तब गुड्डू कहता है कि ये मैटर पर्सनल है, क्योंकि गोलू हमारी गर्लफ्रेंड स्वीटी की छोटी बहन है। ये सुन मुन्ना और ज्यादा गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। तभी वो इनकी गाड़ी पे लायंस ऑफ मिर्जापुर लिखा देखता है तो मुन्ना सोच लेता है कि अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा और इनको सबक सिखाने के लिए उनकी बहन डिम्पी को किडनैप कर लेता है। जब ये बात गुड्डू और बबलू को पता चलती है तो वह भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कालीन भैया को भी ये बताते हैं। कालीन भैया मकबूल को भेजते हैं और सबको अपने पास बुलाते हैं। कालीन भैया गुड्डू और बबलू के सामने मुन्ना को थप्पड़ मारते हैं, जिससे कि मुन्ना अंदर ही अंदर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वह सीधा कंपाउंडर के पास जाता है और कालीन भैया को रास्ते से हटाने का बोलता है। वहीं मौर्या की टीम गुड्डू और बबलू पे अटैक करती है। खैर किसी तरह ये दोनों बच जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये राइवल गैंग रतिशंकर का काम है, पर कालीन भैया पता लगाते हैं कि ये तो पुलिस का काम है और वह इन दोनों को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहने के लिए बोलते हैं। रात को कंपाउंडर कालीन भैया को मारने के लिए आता है। वह कालीन भैया पे हमला करता है, तभी बाबूजी कंपाउंडर के हाथ पे गोली मार देते हैं। कंपाउंडर मुन्ना को बचाने के लिए सारी बात अपने ऊपर ले लेता है और मुन्ना को ना चाहते हुए भी अपने दोस्त को वहाँ पर गद्दार कहते हुए उसे मारना पड़ता है। वहीं दोनों भाई अंडरग्राउंड होने के लिए रानीपुर आते हैं, लेकिन गुड्डू अब सीधा बैठ नहीं सकता। वह यहाँ भी वेपन्स का काम शुरू कर देता है। इस बात पर बबलू उससे मना करता है, पर गुड्डू अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी से मिलने जौनपुर जाता है। अब क्योंकि जौनपुर रतिशंकर का इलाका है, इसलिए बबलू उसे काफी रोकता है, पर गुड्डू उसकी एक नहीं सुनता। जब ये जौनपुर आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये सारा प्लान तो रतिशंकर का था, इन्हें जौनपुर बुलाने के लिए। वहीं मौर्य कालीन भैया से मिलने के लिए उनके पास आता है। या रतिशंकर दोनों भाइयों को भड़काने की कोशिश करता है। वह इन दोनों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इन त्रिपाठियों ने मुझे भी धोखा दिया था और वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। लेकिन गुड्डू यहाँ रतिशंकर को मना करता है। इस पे रतिशंकर इन्हें गाली देता है। तभी गुड्डू उसे गोली मार देता है। जब ये बात जेपी को पता चलती है तो जेपी कालीन भैया को कॉल करता है। अब क्योंकि इस टाइम कालीन भैया के सामने
सामने मौर्य बैठा था तो वो बोलता है कि इस चीज का ऑर्डर हमने खुद दिया था, आप टेंशन मत लीजिए और इलेक्शन पे फोकस कीजिए। जब गुड्डू और बबलू कालीन भैया के पास आते हैं तो कालीन भैया इस पर काफी गुस्सा करते हैं। बबलू यह बात संभालने की काफी कोशिश करता है। वो बोलता है कि ऐसा करना हमारी मजबूरी थी, अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। लेकिन यह गुड्डू भड़क जाता है। वो बोलता है कि मारना था तो मार दिया, वैसे भी वो हमारा दुश्मन था, अब हम हर चीज करने से पहले आपकी परमिशन तो नहीं ले सकते। कालीन भैया यहाँ कुछ नहीं बोलते और उन्हें जाने को कह देते हैं। फिर बाबूजी कालीन भैया को कहते हैं कि ये दोनों हाथ से निकल चुके हैं। वहीं मौर्य को ये पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेंडर ही हैं जो अफीम की सप्लाई करते हैं, तो वो ट्रांसजेंडर्स को पकड़ लेता है। यहाँ गुड्डू और स्वीटी की भी शादी हो जाती है। वहीं बीना मुन्ना को ये बोलती है कि उसे पता है कालीन भैया को कंपाउंडर से मरवाने के लिए तुमने ही कहा था। बीना कहती है कि इस बार तो तुम फेल हो गए, लेकिन अगली बार फेल मत होना। मीन्स बीना मुन्ना को ये बताती है कि वो मुन्ना की साइड हैं। लेकिन बीना को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक्चुअली बाबूजी को बीना और राजा के अफेयर का पता चल गया था और बाबूजी का मानना था कि त्रिपाठी खानदान की बहू त्रिपाठियों के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं बना सकती, इसलिए बाबूजी उसे अपने साथ फिजिकल होने के लिए कहते हैं और राजा को भी उसके किए की सजा देते हैं। वो राजा का मेन पार्ट बीना के हाथों कटवा देते हैं। वहीं मुन्ना जब कंपाउंडर के घर जाता है उसे कंपाउंडर का मोबाइल मिलता है। मुन्ना देखता है कि जिस दिन कंपाउंडर कालीन भैया को मारने गया था तब उसके फोन पे गुड्डू के कॉल्स आए हुए थे। मुन्ना को अब गुड्डू और बबलू से बदला लेने का आइडिया आता है। वो मकबूल के दिमाग में शक डालता है कि कंपाउंडर ये काम अकेला नहीं कर सकता, जरूर उसके साथ कोई मिला हुआ था। यहाँ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मिस्टर पूर्वांचल चल रहा है जिसके स्पॉन्सर हैं कालीन भैया। जब मकबूल कालीन भैया को ये बताता है कि जिस रात कंपाउंडर उन्हें मारने आया था उस रात गुड्डू ने कंपाउंडर को फोन किए थे। वो बार बार उस रात कंपाउंडर को कॉल कर रहा था, शायद उसी ने कंपाउंडर के साथ मिलकर आपको मारने की साजिश की थी। लेकिन असल में तो गुड्डू कंपाउंडर को स्टेरॉइड्स के लिए कॉल कर रहा था। अब इस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में गुड्डू का जीतना तय था और ये कंपटीशन जीतना ही गुड्डू का सपना था। लेकिन जब कालीन भैया को ये बात पता चलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि गुड्डू और बबलू ने ही कंपाउंडर को उन्हें मारने के लिए भेजा था, इसलिए वह गुड्डू को इस कंपटीशन में हरवा देते हैं, जिससे गुड्डू काफी गुस्सा होता है और विनर को ही मार देता है, क्योंकि गुड्डू को लगता है कि कंपटीशन का असली विनर उसे होना चाहिए। जब कालीन भैया घर जाते हैं तो वो मुन्ना को कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है, वह गुड्डू और बबलू को मार दे। मुन्ना भी कालीन भैया का भरोसा जीतना चाहता था और बबलू और गुड्डू से उसका बदला लेना चाहता था, तो वो कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब ये सब डिम्पी की फ्रेंड शबनम की शादी में जाते हैं। वैसे शबनम कोई और नहीं बल्कि लाला की बेटी है। मुन्ना भैया भी वहाँ पहुंच जाते हैं और सब पे गोलियां चलाने लगते हैं। वह गुड्डू और बबलू को गोली मार देता है। स्वीटी की प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के वह स्वीटी को भी मार देता है और बबलू को भी जान से मार देता है। यहाँ मुन्ना दूल्हे पर भी गोली चला देता है और ये देख के लाला के बंदे मुन्ना और उसके साथियों पे गोली चलाने लगते हैं। तभी गोलू और डिम्पी गुड्डू को यहाँ से बचाकर लेकर चले जाते हैं। वहीं मकबूल मौर्य को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मौर्य के तमाम साथियों को कालीन भैया ने मार दिया है। एक्चुअली कालीन भैया यहाँ मौर्य को ये बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मिर्जापुर का किंग कालीन भैया ही रहेंगे। वहीं रतिशंकर का बेटा शरद अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए मिर्जापुर पर कब्जा करने की ठान लेता है और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुन्ना हॉस्पिटल में है और उसे काफी टाइम बाद होश आया है। एक्चुअली जब शादी में लाला के बंदों ने जो गोलियां चलाई थी उसमें मुन्ना भी घायल हो गया था, पर अब होश आने के बाद वो थोड़ा नाराज हैं क्योंकि वो कालीन भैया का काम पूरा नहीं कर सका। मतलब उसने बबलू को तो मार दिया पर वो गुड्डू को मार नहीं सका, पर कालीन भैया मुन्ना के इस काम से खुश हैं। वहीं शरद अब जौनपुर का नया गैंगस्टर बन चुका है। वह गुड्डू को मार के अपने फादर का बदला लेना चाहता है, पर उसकी माँ उससे कहती है कि सिर्फ गुड्डू को मारना ही नहीं है, तुम्हारे पापा का ड्रीम था कि मिर्जापुर की गद्दी उनकी हो, तो तुम्हें मिर्जापुर की गद्दी पे बैठना है। यहाँ लाला का समधी यूसुफ भी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। लाला उसे बोलता है कि ये सही टाइम आने पे हम जरूर करेंगे। और बात करें बूढ़े शेर की यानी कि बाबूजी की, तो उनके मुंह को खून लग चुका है। वह बार बार बीना के साथ फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन बीना बीमारी का बहाना करके उन्हें अवॉइड करती रहती हैं, क्योंकि मिर्जापुर के हालात इतने खराब हैं और दिन दहाड़े यहाँ पे इतनी गोलियां चली हैं। इसलिए यहाँ का सीएम अपने छोटे भाई जेपी को सबके सामने थप्पड़ मारता है। सीएम का मानना था कि इलेक्शन पास में है और बढ़ते वायलेंस से इनकी पार्टी की इमेज खराब हो रही है। वह जेपी को बोलता है कि तुम्हें इलेक्शन से पहले पार्टी की इमेज को क्लीन करना है।
स्वीटी का पापा गुप्ता जी कालीन भैया से अपनी बेटी की मौत का इंसाफ मांगता है। अब कालीन भैया के पास तो इसे इंसाफ मिलने से रहा तो गुप्ता जी इंस्पेक्टर मौर्य के पास जाते हैं। लेकिन अब तो मौर्य खुद कालीन भैया के लिए काम करता है तो वो गुप्ता जी की कोई भी मदद नहीं कर सकता। यहाँ हम गुड्डू, गोलू और डिम्पी को देखते हैं जो किसी जगह पर छुपे हुए हैं। गुड्डू के पैरों में गोली लगी है और अगर उसका सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए ये लोग एक डॉक्टर को किडनैप करके यहाँ पर लाते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पर कालीन भैया का एक बंदा देख लेता है और कुछ देर बाद वह पुलिस को लेकर आता है ताकि ये लोग गुड्डू को कालीन भैया के हवाले कर सके और उनसे इनाम ले सके। लेकिन गोलू और डिम्पी मिलकर इन्हें मार देते हैं अब क्योंकि ये जगह सेफ नहीं थी। तो ये सब लोग इसी डॉक्टर के घर जाकर छुप जाते हैं कुछ दिनों तक ताकि इनका इलाज भी हो सके और ये सेफ भी रहे। जितने दिन ये यहाँ पे रहते हैं उसमें इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि डॉक्टर को पैसा मिल रहा था और इन्हें छुपने की जगह। वैसे मुन्ना भी अब ठीक हो चुका था और कालीन भैया उसे जौनपुर को अपने कब्जे में लेने के लिए बोलते हैं तो मुन्ना अपनी पूरी फौज लेकर शरद के घर पहुंच जाता है। पर शरद जो अभी तक बहुत ही शांत दिख रहा था बड़ा चालाक है। वह बंदूक से नहीं दिमाग से काम लेता है। वो सीधा मुन्ना को बोल देता है कि मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, मैं आज से तुम्हारे अंडर काम करूंगा और जौनपुर के राजा तुम ही हो। मुन्ना भी ये बात सुनकर इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब शरद मुन्ना को यकीन दिलाने के लिए उसे एक गिफ्ट देता है यूसुफ का, जो कि मुन्ना को मारने के लिए शरद से मदद मांगने आया था। शरद ने मुन्ना के सामने यूसुफ को मारकर मुन्ना का ट्रस्ट भी जीत लिया था। कालीन भैया भी मुन्ना के इस काम से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने बिना हथियार उठाए जौनपुर जीत लिया था। अब जेपी यादव कालीन भैया के पास आकर उसे वायलेंस कंट्रोल करने के लिए कहता है। वह उसे बोलता है कि किसी भी कीमत पर मिर्जापुर में वायलेंस कम होना चाहिए। साथ ही वह मुन्ना को कानून के हवाले करने के लिए कहता है। इस बात से कालीन भैया गुस्सा हो जाते हैं। वो सीधा सीएम के ऑफिस जाते हैं और उनके साथ डायरेक्ट काम करने का बोलते हैं। साथ ही वो उनको आने वाले इलेक्शन में जीत की गारंटी भी देते हैं। कालीन भैया कहते हैं कि हम आपका पूरा प्रचार करेंगे। मुन्ना यूथ में काफी पॉपुलर हैं तो वो भी इलेक्शन तक आपकी पार्टी का प्रचार करेगा और हम आपको जिताएंगे भी। बस जेपी यादव से हम कोई डील नहीं करेंगे, हमारी और आपकी डायरेक्ट डील होगी। सीएम भी इसके लिए राजी हो जाता है। वहीं बाबर जो कि मकबूल का भांजा है वो गुड्डू का साथ देता है। वो गोलू और डिम्पी को गन चलाना सिखाता है। डिम्पी गन पकड़ते ही समझ जाती है कि वो ये सब नहीं कर पाएगी, मगर गोलू उसको अपने प्यार और अपनी बहन का बदला लेना था इसलिए वो गन चलाना सीखती है। वैसे भी इनमें से किसी न किसी को तो ये सीखना ही था क्योंकि गुड्डू अभी भी जख्मी है। गुड्डू को लगता है कि डिम्पी का यहाँ रहना ठीक नहीं है इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए उसे लखनऊ भेजने की सोचता है। लेकिन लखनऊ जाने से पहले डिम्पी अपने पेरेंट्स से मिलने आती है और गोलू अपने पेरेंट्स से। यहाँ गुप्ता जी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि वो कालीन भैया का मुकाबला नहीं कर सकते। गोलू कहती हैं कि मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ और आज से मेरे जीवन का एक ही मकसद है दीदी की मौत का बदला लेना। मैं अब किसी भी कीमत पर मिर्जापुर को हासिल करके ही रहूंगी। वहीं पंडित जी भी अपनी बेटी और बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग अब वापस आ गए हैं। लेकिन गुड्डू बोलता है कि आपका बेटा तो कब का मर चुका है। आप जिसे देख रहे हो ये एक नया गुड्डू है। इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है अपने भाई की मौत का बदला लेना और मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना। रमाकांत पंडित अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाना चाहते हैं। वह उसके लिए सबूत भी इकट्ठे कर रहे हैं। इसके लिए वह मौर्य से भी मिलते हैं लेकिन मौर्य उनकी कोई भी मदद नहीं करता। फिर पंडित जी उन सबके घर जाते हैं जो उस दिन लाला की बेटी की शादी में मौजूद थे ताकि उनमें से कोई तो मुन्ना के खिलाफ गवाही दे सके, पर कोई भी उनमें से मुन्ना के खिलाफ गवाही नहीं देता। जब गुड्डू को पता चलता है कि मुन्ना ने जौनपुर भी अपने कब्जे में ले लिया है तो गुड्डू को लगता है कि अब कालीन भैया से मुकाबला करने में उसकी सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है और वो है लाला। तो ये लोग लाला के पास जाते हैं। गुड्डू लाला से मिलता है लेकिन लाला अभी इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। गुड्डू उसे काफी समझाता है, उससे एक मौका मांगता है। तब लाला उसे अफीम सप्लाई बढ़ाने का काम देता है क्योंकि अभी अफीम का काम बिल्कुल बंद था और लाला को पता था कि कालीन भैया के लिए गुड्डू और बबलू ही ये काम करते थे। गुड्डू भी सारे अफीम के डीलर को बुला के कहता है कि आज से अफीम तुम्हारे पास डायरेक्ट आएगी। मींस इसमें कालीन भैया का कोई भी रोल नहीं होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ये सब भी मान जाते हैं। ये देख लाला काफी खुश होता है और इन्हें एक रात यहाँ पे रुकने का बोल देता है। इसी रात को मुन्ना के बंदे लाला पे हमला करते हैं। गुड्डू और गोलू यहाँ लाला की जान बचाते हैं। फिर गुड्डू लाला से कहता है कि बात सिर्फ एक रात की नहीं है, हमें लंबे टाइम तक यहाँ पे रहना है और बदले में हम तुम्हारा
तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे। लाला भी मान जाता है। गुड्डू फिर डिम्पी का कॉलेज में एडमिशन करवाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रॉबिन से होती है। रॉबिन उसे बताता है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट हैं और वो साथ में प्रॉपर्टी का भी काम करता है। अब इलेक्शन का प्रचार शुरू होता है। मुन्ना सीएम की बेटी माधुरी की इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करता है। माधुरी के हस्बैंड की 1 साल पहले डेथ हो गई थी। वैसे माधुरी को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ अपने पापा के लिए ये सब कर रही है। माधुरी और मुन्ना मिलकर इलेक्शन तक पार्टी का प्रचार करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि बीना प्रेग्नेंट हैं। वो राजा को बोलती हैं कि ये बच्चा तुम्हारा है और अब तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। गुड्डू भी लाला के बिजनेस से जो ब्लैक मनी आता है उसे वाइट करने के लिए रॉबिन की हेल्प लेता है। खैर, जब कालीन भैया को ये बात पता चलती है कि अफीम के डीलर्स सीधा लाला से अफीम ले रहे हैं, तो वो इन सबको अपने पास बुलाते हैं। यहाँ मुन्ना इन्हें कहता है कि अगर तुम लाला के साथ बिजनेस कर रहे हो मतलब तुम हमसे दुश्मनी कर रहे हो। वो इन पे गन तान देता है। तब शरद बोलता है कि इनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें लाला के साथ काम करने दीजिए, बस प्रॉफिट का 20% ये आपको देंगे। ये बात से कालीन भैया बहुत इम्प्रेस होते हैं। यहाँ मुन्ना की शरद से अच्छी दोस्ती हो जाती है। शरद मुन्ना को बताता है कि वो गुड्डू से अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहता है और मुन्ना तो पहले से ही गुड्डू को मारना चाहता था। तो ये दोनों मिलकर अफीम खरीदने के बहाने गुड्डू को एक जगह पे बुलाते हैं। यहाँ मुन्ना के आदमी पूरी बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे ही गुड्डू यहाँ पर आता है, ये सब लोग एक दूसरे पे गोली चलाना शुरू करते हैं। बहुत सारी गोलियां चलती हैं, लेकिन गुड्डू, शरद और मुन्ना तीनों ही बच जाते हैं। वहीं मकबूल को भी सब समझ आ जाता है कि उसका भांजा बाबर गुड्डू के साथ काम कर रहा है। लाला के घर रहते हुए गुड्डू और शबनम एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे होते हैं, जो कि गोलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ बीना भी प्रेग्नेंट थी, जो कुछ दिनों के लिए अपने मायके आती है, जो कि लखनऊ में था, और लखनऊ में उसकी नजर गुड्डू पे पड़ती है। बीना सोचती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो कालीन भैया का तो नहीं है और ये बात कभी ना कभी तो बाहर जरूर आएगी। साथ ही उसे पता है कि मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता है और बाबूजी से तो उसकी दुश्मनी है ही। तो बीना गुप्ता जी की हेल्प से गोलू से मिलती है और उसे कालीन भैया के बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उसका बच्चा बड़ा होकर किंग ऑफ मिर्जापुर बने। वहीं हमें पता चलता है कि मकबूल की फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, एक उसकी माँ जो कि बीमार है और दूसरा उसका भांजा बाबर। मकबूल को कालीन भैया ने बाबर को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि बाबर गुड्डू के लिए काम कर रहा था। लेकिन ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। बाबर मकबूल से कहता है कि आप ही ने तो सिखाया था कि जिसके साथ एक बार काम करो उसके साथ कभी भी गद्दारी मत करो, तो मैंने तो हमेशा से गुड्डू भैया के लिए काम किया है, अब मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। मकबूल को भी बाबर की बात सही लगती है और वो उसे नहीं मारता, पर कालीन भैया से कहता है कि उसने बाबर को खत्म कर दिया है। वहीं मुन्ना और माधुरी की भी अच्छी दोस्ती होने लगती है, क्योंकि ये सारा दिन साथ में पार्टी का प्रचार करते रहते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक और गैंग की, यानी कि दद्दा त्यागी के गैंग की, जो कि बिहार बॉर्डर पर कालीन भैया की वेपन्स वाली गाड़ी को पकड़ लेते हैं। और दद्दा त्यागी का बिजनेस है गाड़ियों को चुरा के बेचना। दत्ता त्यागी के 2 जुड़वा बेटे हैं, भरत और शत्रुघ्न। इनके साथ ही इनका मामा भी काम करता है। वैसे दोनों जुड़वा बेटों में से भरत 5 मिनट बड़ा है और वो काफी समझदार भी हैं, और दत्ता त्यागी का सारा बिजनेस वही संभालता है। वहीं दद्दा और भरत को लगता है कि शत्रुघ्न अभी छोटा है और उसे काम की इतनी समझ नहीं है। भरत और शरद पहले से ही दोस्त थे और इस तरह मुन्ना की भी उनसे मुलाकात होती है। यहाँ ये सब एक बिजनेस डील करते हैं कि आज से ये सब मिलकर वेपन्स का बिजनेस करेंगे। अब क्योंकि दद्दा त्यागी के अंडर में पूरा बिहार था, इसलिए इनके साथ बिजनेस करना मतलब अपने बिजनेस को दुगुना करना। बीना गुड्डू और गोलू को बताती है कि आजकल वेपन्स प्रोडक्शन डबल है और सिक्योरिटी आधी, क्योंकि कालीन भैया की सारी तवज्जो इस टाइम पे इलेक्शन की तरफ है, इसलिए यही सबसे सही मौका है उन पे अटैक करने का। गुड्डू को भी ये प्लान पसंद आता है और वो लोग मिर्जापुर के लिए निकलते हैं और कालीन भैया की फैक्ट्री को आग लगा देते हैं। मुन्ना का सीधा शक गुड्डू पे जाता है, लेकिन कालीन भैया बोलते हैं कि यह सिर्फ गुड्डू का काम नहीं हो सकता, इसमें जरूर हमारे घर का कोई आदमी शामिल है, क्योंकि सिर्फ हमारे लोगों को पता था कि हम इलेक्शन के लिए बाहर हैं और फैक्ट्री में सिक्योरिटी कम है।
गोलू की रॉबिन के ऑफिस में शत्रुघ्न से मुलाकात होती है। शत्रुघ्न को गोलू पहली नजर में अच्छी लगने लगती है, लेकिन गोलू शत्रुघ्न को भाव नहीं देती। धीरे धीरे गोलू को ये बात पता चलती है कि शत्रुघ्न की फैमिली का बिहार में बहुत बड़ा नाम है, इसलिए वो धीरे धीरे शत्रुघ्न से दोस्ती करती है और उससे कहती है कि वो दत्ता त्यागी से अफीम के बिजनेस के लिए उनकी एक मीटिंग करवाए। कॉलेज में रॉबिन और डिम्पी भी एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। मुन्ना और माधवी इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो फिजिकल भी होते हैं। जब ये बात कालीन भैया को पता चलती है तो वो मुन्ना को बोलते हैं कि टाइम आ गया है कि तुम माधुरी से शादी कर लो। कालीन भैया सोच रहे थे कि अगर माधुरी मुन्ना से शादी कर ले तो सीएम उनके रिश्तेदार बन जाएंगे और कालीन भैया की पावर और भी बढ़ जाएगी, जो कि अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने कालीन भैया की फैक्ट्री में आग लगाई हो। पर मुन्ना उससे शादी नहीं करना चाहता, वो माधुरी से प्यार नहीं करता, लेकिन जो कालीन भैया चाहते हैं होता तो वो ही है। कालीन भैया मुन्ना के साथ सीएम के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। माधुरी सोचती हैं कि शायद मुन्ना भी उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वो हाँ कर देती हैं और इनकी शादी हो जाती है। पर सुहागरात को ही मुन्ना माधुरी से कहता है कि मैंने ये शादी पापा के कहने पे की है, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, हमारा पहले जो था वो सिर्फ फिजिकल था, इमोशनल कुछ भी नहीं था। वहीं पंडित जी मुन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते रहते हैं और हम सबके फेवरेट चाचा के पास जाते हैं। चाचा गवाही देने के लिए राजी भी हो जाते हैं। बाद में हमें ये पता चलता है कि मौर्य सिर्फ कालीन भैया के साथ काम करने का नाटक कर रहा है। वह ऊपर से कालीन भैया को ऐसा दिखा रहा है कि वो उनके साथ है, लेकिन पीठ पीछे वो भी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है। मौर्य पंडित जी से भी मिलता है और उन्हें बताता है कि पहले मैंने आपको इसलिए मना किया था क्योंकि ये बात जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा है। गुड्डू और गोलू लाला की अफीम की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकारी अलॉटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए गुड्डू जेपी को कॉल करता है और उसको पावर का लालच देता है। जेपी भी पावर के लालच में गुड्डू के साथ हो जाता है। यहाँ मौर्य और पंडित जी दोनों मिलकर आईजी के पास जाते हैं, लेकिन आईजी कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुन्ना और माधुरी की शादी हो गई है, यानी सीएम अब कालीन भैया का रिश्तेदार बन चुका है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। गुड्डू और गोलू दत्ता से मिलकर अफीम के बिजनेस की बात करते हैं। दत्ता अफीम का नाम सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि दत्ता के मम्मी पापा बहुत ज्यादा अफीम पीते थे, इसीलिए दत्ता की हाइट आधी रह गई। तो दत्ता नहीं चाहता कि उसके यहाँ के लोग अफीम पिए। अब सीएम कालीन भैया की फंडिंग और उनके प्रचार से बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए जेपी को जो मंत्रालय चाहिए था वो ये कालीन भैया को दे देता है और जेपी से कहता है कि अफीम के तमाम खेत कालीन भैया को अलॉट किए जाए। इस बात से जेपी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यहाँ गोलू शत्रुघ्न से मिलती हैं। वो उससे बोलती हैं कि तुम दत्ता को बताए बिना हमारे साथ अफीम का बिजनेस स्टार्ट करो। शत्रुघ्न भी खुद को प्रूव करने के लिए मान जाता है, क्योंकि शत्रुघ्न गोलू को पसंद करता था और यहाँ इनकी 50% प्रॉफिट शेयरिंग में डील हो जाती हैं। शत्रुघ्न मामा को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और दत्ता जो गाड़ियां सप्लाई करता था उसमें शराब की बोतलें भी सप्लाई करता था, तो शत्रुघ्न और मामा इन्हीं गाड़ियों में अफीम भी सप्लाई करने लगते हैं। यहाँ जेपी शरद से मिलता है और उससे बोलता है कि अगर शरद उसका साथ दे तो मिर्जापुर की गद्दी शरद को दिलाने में मदद करेगा। यहाँ शरद जेपी के साथ हाथ मिला लेता है। वहीं दत्ता और भरत को पता चल जाता है कि उनके इलाके में कोई अफीम का बिजनेस कर रहा है। ये देख शत्रुघ्न डर जाता है। उसे लगता है कि अगर भरत इस बारे में पता करेगा तो उसे सच पता चल जाएगा, इसलिए वो कहता है कि मैं पता करता हूँ। और फिर दत्ता और भरत से वो झूठ बोलता है कि कोई कलकत्ता से आया था, उसने सिर्फ 100-200 पुड़िया यहाँ पे बेची हैं। वैसे आज डॉक्टर की बेटी लिपि का बर्थडे है, लेकिन शेखू नाई यहाँ आकर इन्हें मार देता है। लिपि किसी तरह यहाँ पे बच जाती है। एक्चुअली गुड्डू मिर्जापुर पे कब्जा करने से पहले किसी और जगह अपना दबदबा बनाना चाहता है ताकि वो थोड़ा पावरफुल हो सके, इसलिए वो बलिया के सभी गुंडों को उसके अंडर काम करने को बोलता है। बलिया का सबसे बड़ा गुंडा है शेखू नाई, जिसको गुड्डू की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुड्डू के करीबी डॉक्टर को मार देता है। उसे लगता है कि ये इसकी फैमिली है। गुड्डू जब यहाँ पहुंचता है तो डॉक्टर के हाथ में ताबीज देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये काम शेखू नाई का है। वहीं जब सीएम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो उसकी गाड़ी को एक ट्रक वाला हिट कर देता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जेपी खुद को अभी से न्यू सीएम मानने लगता है। उसे लगता है कि अब अपने भाई की जगह सीएम वो ही बनेगा। इस पर कालीन भैया बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कालीन भैया नहीं चाहते कि जेपी सीएम बने, क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती।
अपने पापा की डेथ से माधुरी बिल्कुल टूट जाती है। मुन्ना उसे संभालता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वहीं मौर्य उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेता है जिसने सीएम की गाड़ी को उड़ाया था। उसे बांध के वो अपने घर में रखता है। उसे पता चलता है कि ये ड्राइवर जयपुर का है और इसका मतलब ये है कि इसमें जरूर शरद का हाथ हो सकता है। वहीं गुड्डू शेखू नाई को मार के उसकी गैंग को अपना बना लेता है। मौर्य शरद से मिलके कहता है कि वो उसके साथ काम करे, बदले में वो उसे मिर्जापुर देगा। शरद बोलता है कि माना कि हमारा दुश्मन एक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दोस्त हैं और आपने वैसे भी जिसे पकड़ा है वो गूंगा और बहरा है और साथ में अनपढ़ भी। मतलब ये ट्रक ड्राइवर वैसे भी मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, तो अच्छा होगा कि हम अलग अलग ही अपना काम करें। यहाँ जेपी कालीन भैया को अफीम के खेत की अलॉटमेंट देता है और बोलता है कि 30% प्रॉफिट उसका होगा। अब रॉबिन और डिम्पी का प्यार इतना बढ़ जाता है कि डिम्पी उसे शादी करने के लिए उसके पापा से बात करने का कहती है। यहाँ जेपी आईजी को मुन्ना के खिलाफ केस ओपन करने का बोलता है। वो बोलता है कि मुन्ना उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चाहिए। अब जब गुड्डू को ये पता चलता है कि अफीम की अलॉटमेंट कालीन भैया को मिली है तो वो उससे मिलके उसे बोलता है कि जितना कालीन भैया आपको पैसा दे रहे हैं हम उससे 10% ज्यादा देंगे अगर आप अफीम के नेक्स्ट अलॉटमेंट हमें देंगे। यहाँ माधुरी को उसके पापा का असिस्टेंट ये बताता है कि जिस रात तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी उस रात जेपी दूसरी गाड़ी में बैठा था। हालांकि जेपी हमेशा उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठता है, लेकिन सिर्फ उसी रात वो पीछे वाली गाड़ी में बैठा था। यानी कि इनको शक होता है कि इस काम में जेपी भी शामिल हो सकता है। वहीं जेपी अपनी सेक्रेटरी जरीना से रात को माहौल बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि जेपी सीएम बनने वाला है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। जरीना यहाँ पे 3 डांसर को बुलाती हैं और जेपी उनके साथ रात को पूरा एंजॉय करता है। लेकिन अगले दिन जेपी शॉक हो जाता है क्योंकि वह डांसर अगले दिन मीडिया के सामने जेपी पर हैरेसमेंट का केस करती हैं। उनके पास वीडियो प्रूफ भी होता है जो कि जरीना ने ही बनाया था। अब ये सब काम जरीना का है जिसने पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए कालीन भैया के कहने पर ये सब किया था। वहीं हम देखते हैं कि बीना को लड़का होता है, लेकिन अभी तक पता नहीं होता कि ये लड़का किसका है, कालीन भैया का, राजू का या बाऊजी का। खैर जो भी हो, मुन्ना भैया इस लड़के को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गद्दी का एक और हकदार आ चुका है। अब क्योंकि मुन्ना के अगेंस्ट चाचा गवाही देने को मान गया था और ये बात मुन्ना को पता चलती है तो मुन्ना चाचा को मार देता है। वहीं वो ट्रक ड्राइवर भी खुद को मार देता है। तो अब देखा जाए तो ना तो मुन्ना के अगेंस्ट गवाही देने वाला कोई बचा और ना ही शरद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए कोई बचता है। इधर बीना राजा से बोलती है कि उसे अपने बच्चे को मुन्ना से बचा के रखना होगा। अब अगले सीएम के नॉमिनेशन होते हैं क्योंकि जेपी तो रास्ते से हट गया है। कालीन भैया को ऐसा लगता है कि हर कोई उसका समर्थन करेगा, उसे नया सीएम बनाएंगे। लेकिन यहाँ माधुरी पार्टी के सभी मेंबर्स से कहती हैं कि अगली सीएम की उम्मीदवार वो खुद होगी। अभी अभी उसके पापा की मौत हुई है तो लोगों की सिंपैथी भी उसके साथ है। कालीन भैया ये सुन के शॉक हो जाते हैं पर वो कुछ कर नहीं सकते। वहीं रॉबिन डिम्पी से शादी करने के लिए पंडित जी से बात करने जाता है। पंडित जी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो कहते हैं कि मुझे गुड्डू की तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली पंडित जी मौर्य के साथ मिलकर मुन्ना को सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आईजी और मौर्य ने इसे ये कहा है कि आपका लड़का गुड्डू भी एक क्रिमिनल है और जब सफाई होगी तो सबकी होगी। पंडित जी भी सोचते हैं कि सजा तो गुड्डू को भी मिलनी चाहिए और पंडित जी वकील हैं तो वो गुड्डू को सरेंडर करवा के उसका केस लड़ लेंगे और उसकी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए वो रॉबिन से गुड्डू के अगेंस्ट सबूत मांगते हैं। खैर आगे गुड्डू और शबनम एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वहीं गोलू और शत्रुघ्न भी एक दूसरे से फिजिकल होने लगते हैं और जब माहौल ऐसा बन चुका है तो बाऊजी कैसे पीछे रहते हैं। लेकिन बीना को तो अभी अभी बच्चा हुआ था और बाऊजी के मुंह को खून लग चुका था, तो वो घर की नौकरानी को अपनी व्हील चेयर पर बैठा देते हैं। वहीं रॉबिन पंडित जी को लाला और गुड्डू के खिलाफ सबूत देता है। वह लोग मौर्य के साथ आईजी के पास जाते हैं। अब पंडित जी के यहाँ से जाने के बाद मौर्य आईजी को बोलता है कि अगर गुड्डू पकड़ा भी गया तो कुछ टाइम बाद वो वापस बाहर आ जाएगा, हमें उसका एनकाउंटर करके उसको मारना ही होगा। पंडित जी ने इन्हें सबूत इसलिए दिए थे ताकि ये गुड्डू को जेल में डाल के उसे सुधार सके, पर यहाँ मौर्य तो पीछे से गुड्डू का एनकाउंटर करने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं मुन्ना को ये पता चलता है कि बाबर अभी भी जिंदा है तो वो उसे मारने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पर हाथापाई में मुन्ना से मकबूल की माँ पर भी गोली चल जाती है और बाबर को भी वो मार देता है। ये बात जब मकबूल को पता चलती है तो वो सोचता है कि इसमें मेरी माँ का क्या कसूर था। वो कालीन भैया से इंसाफ मांगता है, लेकिन कालीन भैया मुन्ना को कुछ करेंगे
नहीं। वहीं मामा जी अपना ड्राइविंग स्कूल खोलते हैं। दत्ता भरत को बोलता है कि इतने टाइम तक तो ये हमसे पैसे मांग रहा था, लेकिन अब अचानक इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। दत्ता भरत से कहते हैं कि पता लगाओ इसने इतने पैसे कहाँ से लाए। अब क्योंकि मकबूल की माँ की मौत हुई थी तो वो अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो सबसे पहले बाबूजी को मारने के लिए आता है ताकि कालीन भैया को ये पता चले कि अपने माता पिता की मौत हो जाने पर कैसा लगता है। लेकिन बीना और रजिया उसे रोक लेती हैं। वो बोलती है कि बाबूजी को तुम नहीं हम मारेंगे। और यहाँ ये दोनों बाबूजी को मार के बाबूजी ने इनके साथ जो किया उसका बदला लेती हैं। यहाँ मुन्ना मिर्जापुर की कुर्सी पर बैठने की बात करता है, लेकिन कालीन भैया इनकार कर देते हैं। मुन्ना बोलता है कि जो भी हो जाए मिर्जापुर की गद्दी तो हमारी ही होगी। वो कालीन भैया से कहता है कि आप अब बूढ़े हो चुके हो और कमजोर भी, और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। बीना भी मुन्ना को गद्दी के लिए इतना बेचैन देखकर अपने बच्चे के लिए वरीड होती हैं। वह राजा को कॉल करके बोलती हैं कि अपने बच्चे को मुन्ना से बचाओ। वहीं लाला गुड्डू से मिर्जापुर और शबनम में से कोई एक चुनने को बोलता है, क्योंकि लाला को गुड्डू और शबनम की नजदीकियां पसंद नहीं थी। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं शबनम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बदला वगैरह सब कुछ भूलना होगा, तुम्हें ये क्राइम करना बंद करना होगा। वहीं दत्ता को शत्रुघ्न और मामा के अफीम के बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। दत्ता की वाइफ कहती हैं कि शायद छोटे ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये कदम उठाया होगा, आखिर वो आपका ही बेटा है, उससे आराम से बात करना। वैसे दत्ता को हमेशा से ही भरत ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो उसका सारा बिजनेस संभालता था। यहाँ कालीन भैया बीना को बोलते हैं कि वो मिर्जापुर की गद्दी मुन्ना को दे देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पापा को तो खो दिया है, अब वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहते। अपने पापा की मौत से कालीन भैया टूट चुके हैं। बीना को लगता है कि यही सही मौका है। वो गुड्डू को कॉल करके बताती हैं कि अगर तुम्हें मिर्जापुर चाहिए तो तुम्हें आज ही अटैक करना होगा, क्योंकि इस टाइम त्रिपाठी परिवार कमजोर हैं। एक्चुअली बीना और गुड्डू के बीच में एक डील हुई है कि जब तक बीना का बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू के पास रहेगी और बाद में उसके बेटे को मिल जाएगी। यहाँ गुड्डू शबनम को बोलता है कि हम दोनों का साथ यहीं तक था। एक्चुअली वो इन दोनों में से अब मिर्जापुर को चुनता है, वो अपने बदले को चुनता है। लेकिन तभी यहाँ पे मौर्य अपनी टीम के साथ आ जाता है और गुड्डू को पकड़ लेता है। मौर्य के साथ यहाँ पंडित जी भी थे। अब मौर्य गुड्डू को अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और पंडित जी को दूसरी गाड़ी में भेजता है। जब मौर्य की गाड़ी रास्ते में दूसरी जगह मुड़ती है तो पंडित जी को शक होता है। पंडित जी मौर्य के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो गुड्डू को एनकाउंटर करने वाले हैं, तो गुड्डू का एनकाउंटर होने से पहले ही वह मौर्य पे गोली चलाकर उसे मार देते हैं और फिर गुड्डू और गोलू यहाँ से मिर्जापुर के लिए निकलते हैं। खैर उधर दत्ता शत्रुघ्न को कहता है कि अगर गोलू हमसे माफी मांग ले तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। शत्रुघ्न गोलू को कॉल करता है, लेकिन गोलू इस बात से इनकार कर देती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे तुमसे जो काम चाहिए था वो पूरा हो गया है। एक्चुअली गोलू मिर्जापुर जा रही थी अपनी बहन का बदला लेने, तो वो अभी इसके अलावा कुछ और नहीं सोच रही थी। अब दत्ता शत्रुघ्न को कहते हैं कि तुम्हें एक शर्त पे माफी मिलेगी, अगर तुम मामा को मार दो तो। दत्ता कहते हैं कि शत्रुघ्न मेरा बेटा है, उसे माफी मिल सकती है, लेकिन मामा को नहीं। शत्रुघ्न मामा पे गन तो तानता है पर वो गोली नहीं चला पाता। अब दत्ता भरत से कहते हैं कि मामा और उसके बाद गोलू को मार देना। शत्रुघ्न यहाँ भरत पे गन पॉइंट करता है और कहता है कि तुम गोलू को नहीं मारोगे, क्योंकि वो गोलू से प्यार करता है। इस बात पे शत्रुघ्न और भरत की आपस में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में दोनों में से एक को गोली लग जाती है। यहाँ मामा को भी गोली लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब क्योंकि भरत और शत्रुघ्न जुड़वा हैं और दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, तो ये कंफ्यूजन है कि दोनों में से किसकी मौत हुई है। दत्ता भी इनके पास आकर एक को जिंदा देखकर कहते हैं कि भरत तुम ठीक तो हो ना, पर इनमें से जो जिंदा है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और शत्रुघ्न मर गया है। वैसे मुझे इस बात पे डाउट है कि भरत मरा है या शत्रुघ्न। खैर जो भी हो सीजन 3 में पता चल ही जाएगा। यहाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए राजा मुन्ना पर हमला करता है। मुन्ना किसी तरह बच जाता है और राजा को मार देता है। राजा मरते मरते यहाँ मुन्ना से झूठ बोलता है कि उसे मुन्ना को मारने के लिए कालीन भैया ने भेजा था। यहाँ मुन्ना को लगता है कि कालीन भैया मिर्जापुर की कुर्सी उसे नहीं देना चाहते, इसलिए वो उसे मारना चाहते हैं। तो अब मुन्ना कालीन भैया को मारने का सोचता है। वो ये बात शरद को बताता है, लेकिन शरद यहाँ पे माइंड गेम खेलता है। वह कालीन भैया को कॉल करके
करके पहले से ही बता देता है कि मुन्ना उन्हें मारने आ रहा है। कालीन भैया ये सुन अपने सभी बंदों को यहाँ से भेज देते हैं। वो अपने बेटे से आज अकेले में बात करना चाहते हैं। मुन्ना यहाँ आकर कालीन भैया पे बंदूक तो तानता है, लेकिन वो अपने पापा पे गोली नहीं चला सकता। शरद ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे तो वो बीच में एंट्री करके मिर्जापुर पे कब्जा कर लेगा और इन्हें मार देगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता है। कालीन भैया मिर्जापुर की गद्दी मुन्ना को दे देते हैं। यह देखकर शरद इन पे गोली चलाने ही वाला होता है कि उससे पहले गुड्डू की गोली कालीन भैया को जाके लगती है। अब क्योंकि कालीन भैया के बंदे यहाँ नहीं होते तो गुड्डू और गोलू आराम से यहाँ पर मुन्ना को मार देते हैं और कुछ गोलियां कालीन भैया के भी लगती हैं। शरद देखता है कि कालीन भैया अभी भी जिंदा हैं, तो उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बंदों को पीछे से भेज गोलू और गुड्डू का ध्यान उनकी साइड करता है और जब ये फाइट हो रही होती है उस टाइम शरद किसी तरह कालीन भैया को यहाँ से लेकर निकल जाता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुका है और वह बबलू को याद कर रहा है। अब सीजन 3 में हम देखेंगे कि कैसे गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पर राज करता है और कैसे ये गद्दी संभालता है। वहीं गुड्डू और गोलू के बहुत सारे दुश्मन भी हैं। एक तो दत्ता बाव, क्योंकि इनकी वजह से दत्ता की फैमिली बिखर गई। दूसरा शरद और तीसरा जो शरद के साथ है कालीन भैया। कालीन भैया अब एक घायल शेर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पापा और बेटे दोनों को खोया है। और सबसे पावरफुल है माधुरी, जो कि यूपी की सीएम हैं। और उसके सीएम होते वो लोग मिर्जापुर पे कैसे राज कर सकते हैं जिन्होंने इसके पति यानी कि मुन्ना को मारा है। तो सीजन 3 में देखेंगे कि आखिर मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू भैया से कालीन भैया वापस ले पाएंगे या कोई और ले जाएगा, वो भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।